ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपको ना उम्मीद नहीं रहती है कि मैंने इतनी मेहनत करी और कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि यार ये काम नहीं बनेगा मेरा, ये तो चांस ही नहीं है यार, इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। और सडनली फिर लाइफ आपको सरप्राइज करती है। कहने का मतलब ये है कि मेहनत बेकार नहीं जाती है भाई। अब हो सकता है आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हो अभी तक, या आप एक ऐसी स्टेज पर हो कि आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हो। लेकिन उम्मीद बना के रखना कि मेहनत बेकार नहीं जाती है। मैं अपनी ज़िंदगी से आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जो बिल्कुल मतलब आपकी जो मेंटालिटी है लाइफ को लेकर के, मेहनत को लेकर के, वो चेंज कर देगी। जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं ना सिविल में, वैसे ही आर्मी में मिलिट्री कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे ऑफिसर्स को, जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल वेपन्स की। तो मैं वहाँ पे पोस्टेड था, मतलब एक इंस्ट्रक्टर था, मैं ट्रेनिंग देता था लोगों को। ठीक है। मेरी सर्विस तकरीबन 5 साढ़े 5 साल थी। और आर्मी में एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं हम डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम जो है ये आपके करियर के ग्राफ को चेंज कर देता है। अगर आपने स्टाफ कॉलेज क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छे से उसको कर लिया, तो आपकी जो है उसके बाद की जो प्रमोशंस हैं, लाइफ है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। और अगर नहीं किया तो फिर चांसेस हैं कि एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल आप रिटायर हो जाओगे। इसकी प्रिपरेशन में तकरीबन 1 साल लगता है। और फिर ये डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है, ऊटी के पास में। वहाँ पे 1 साल इसकी ट्रेनिंग होती है। और उसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके भी, और कुछ सिविल सर्वेंट भी जो हैं वो ये कोर्सेज करने के लिए आते हैं। बहुत ही प्रेस्टिजियस है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी जो प्रिपरेशन है वो सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा टफ होती है। मैं सारे पेपर्स की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे पेपर्स होते हैं इसमें। मैं सिर्फ एक पेपर की बात करूँगा। तो जब इसकी प्रिपरेशन मैं कर रहा था, बाकी ऑफिसर्स के साथ में, हमारी बीच बीच में क्लासेस चलती थी, तो मुझे बहुत ही अजीब से डाउट होते थे क्योंकि मैं सर्विस में बहुत छोटा था, इतना ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस था नहीं। तो मैं कई बार सवाल पूछता था तो सब लोग हंसते भी थे कि यार ये क्या बचकाने सवाल पूछ रहा है, ऐसा भी होता है क्या। पर क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत धुरंधर था, सॉलिड पढ़ाई करता था मैं। मतलब फिर मुझे 8 आवर्स सोना और 2-3 घंटे जो है नॉर्मल खाना खाना और बाकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अदरवाइज बाकी सारा टाइम पढ़ाई में धुरंधर बचपन से रहा हूँ मैं। तो प्रिपरेशन शुरू हो गई। और इसमें मेरे साथ प्रिपरेशन में, यू विल नॉट बिलीव इट, जिन लोगों ने मुझे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाया था एज ए कैडेट, जो मेरे इंचार्ज होते थे, वो भी इस वाले कोर्स में उसकी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे थे। ओके, तैयारी हो गई, पेपर शुरू हो गए। तो हमारा एक पेपर होता है जिसमें हमें एक अटैक प्लान बनाना होता है। मतलब एक हमें एरिया दे दिया जाता है कि इस एरिया में जा कर के आपको अटैक करना है, एक बटालियन, मतलब तकरीबन लेट्स से 600 के करीब लोगों के साथ में अटैक करना है। तो हमें एक डेजर्ट के एरिया में एरिया दे दिया गया कि यहाँ आपको अटैक करना है, तो आप अटैक प्लान अपना बनाओ। उसमें उन्होंने जो भी फोर्सेस वो दे सकते थे, आर्टिलरी दे सकते थे, टैंक्स दे सकते थे, फाइटर प्लेन दे सकते थे, वो सब कुछ उन्होंने हमें उसमें लिख करके वो कागज़ पे दे देते हैं, पेपर पे, कि ये जो है आपको दे दिया है, अब आप प्लान बनाओ। और उसके कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी दे देते हैं कि ये चीज़ें हैं जिसको आप वायलेट नहीं करोगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वायलेट नहीं करने की, साइलेंस मेंटेन करना है। ओके। तो जब ये हमारे सामने पेपर आया तो मैंने दिमाग में एक प्लान बनाया, और हमें एक मैप भी दिया जाता है जिसपे हमें पूरा का पूरा जो है ये मार्क करना होता है कि हम यहाँ से जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे अटैक करेंगे, एटसेट्रा, पूरा प्लान मार्क करना होता है। तो जब मैं उस मैप को मार्क कर रहा था तो पेंसिल थोड़ी सी शार्प थी, जिससे वो मैप फट गया, और इतना सॉलिड फट गया कि उस पर मार्क किया ही नहीं जा सकता था। तो मैंने इन्विजिलेटर को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको नया मैप तो नहीं दे सकते। मैंने कहा आप देखो, कोशिश करो, हेडक्वार्टर से बात करो किसी से, बिकॉज बिना मैप के तो मेरा ये प्लान सबमिट नहीं होगा। तो आधा घंटा मैं बैठा रहा, चाय समोसे खाता रहा। उन्होंने हेडक्वार्टर से पता किया तो उन्होंने बोला हाँ मैप दे सकते हैं। तो बाकी लोग अपना काम कर रहे थे और मैं आधे घंटे बैठ के सिर्फ प्लान बना के बैठा हुआ था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही मेरे पास में मैप आया, मैंने फटाफट प्लान बनाया
और सबमिट करा करके जमा करके बाहर आ गए। तो जैसे ही होता है एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आते हैं तो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो जैसे ही बाहर आया तो सबने बोला कि मैंने इतने फाइटर प्लेन यूज़ करे, मैंने इतने टैंक्स लगाए, मैंने इस तरीके से आर्टिलरी को किया। आई वाज शॉक्ड यार, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो एक ही चीज़ याद थी कि साइलेंस, सरप्राइज मेंटेन करना है। तो सरप्राइज मेंटेन करना है तो मुझे लगा था कि ये सारी चीज़ें तो वाहियात है, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा चल यार कोई बात नहीं, नहीं होगा तेरा। तो मैं वापस आ गया, मेस में रहता था मैं, और जहाँ मैं ट्रेनिंग करवाता था वहाँ पर तकरीबन 1 महीने बाद की बात है, एक रेंज होती है जहाँ पे हम वेपन लेके जाते हैं, स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं और उनसे फायरिंग करवाते हैं। तो उस वक्त मैं एक गन होती है जो टैंक्स के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है, उससे फायरिंग करवा रहा था। तो उसमें गोला जो है तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जा करके जाता है और वो फटता है। तो जब भी रेंज पे जा करके हम इस तरीके से करते हैं तो उससे पहले रेंज की क्लियरेंस करवानी पड़ती है ताकि वहाँ कोई सिविलियन ना आए, किसी का कोई डैमेज ना हो। लेकिन आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि इस टाइप की जब भी फायरिंग होगी, जैसे ही वो शेल गिरेगा, क्योंकि वो पीतल का शेल होता था, जैसे ही वो शेल गिरेगा, अगर नहीं फटा है या फटा है, जो भी पीतल उनको मिलता था वो इकट्ठा करके ले जा करके बेच देते थे। तो वो ये कहना नहीं मानते थे कि फायरिंग हो रही है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो छुप छुपा करके कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के रखते थे और जैसे ही शेल फटता था वो जाके उसको उठा लेते थे। ठीक है, अब मैं फायरिंग करवा रहा था, तो फायरिंग करवाते करवाते दूर से मुझे एक आर्मी की जीप आती नजर आई जिसमें लाल झंडा लेकर के एक हवलदार था, वो जोर जोर से हिलाता हुआ आ रहा था। तो मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मुझे लगा कि यार कोई शेल फटा होगा, किसी सिविलियन ने उठा लिया होगा और वो सिविलियन को चोट लग गई होगी या कुछ ऐसा हो गया होगा, कांड हो गया आज तो यार, मतलब हालत बहुत ख़राब हो गई। वो एग्ज़ाम दिए 1 महीना हो गया था हमारा। एनी हाउ वो हवलदार नज़दीक में आया, मैंने फायरिंग रोकी, उसने बोला कि आपको जनरल साहब ने हेडक्वार्टर में बुलाया। और मेरी हालत ख़राब हो गई कि शायद कोई सिविलियन जो है वो कैजुअल्टी हो गया होगा, कुछ ना कुछ डैमेज हो गया है और अब तो भैया क्लास लग जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी। एनी हाउ मैंने फायरिंग को स्टॉप करवाया, पैकअप करवाया और पूरी पार्टी जो है वापस भेज दी और मैं खुद जो है हेडक्वार्टर चला गया। सिख जनरल साहब थे, मेरे को नाम तो उनका याद नहीं अब। तो जैसे ही मैंने एंटर किया उनके ऑफिस में, वो एक बड़े जोश से खड़े हो गए और कहते, रजनीश वेल डन, यू आर इन कॉम्पिटिटिव ऑफ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। कहते, शुड आई गिव यू मोर न्यूज? मैंने कहा सर, आई वाज शॉक्ड, अरे यू आर द टॉपर ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जाम। ओह माय गॉड, कहाँ मैं सोच रहा था कि साला बम फट गया होगा, कोई मरमरा गया होगा, किसी सिविलियन को चोट लग गई होगी, मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ था, मैंने कोई टैंक यूज़ नहीं किया था, मैंने कोई फाइटर प्लेन नहीं यूज़ किए थे, कुछ नहीं यूज़ किया था यार, एंड आई टॉप दैट एग्जाम एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड। सबको लगता था ये पास नहीं होगा एंड आई वाज इन, वो कहता ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वो वाली कहानी चल रही थी मेरे साथ। एनी हाउ धीरे धीरे सेटल हुए, बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया गया, बिकॉज जो ऑफिसर्स टॉप करते हैं, टॉप में आते हैं, उनको जो है फिर एक कैम्बरले है यूके में जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का स्टाफ कॉलेज होता है, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन आर्मी का स्टाफ कॉलेज होता है। तो जो टॉप के ऑफिसर्स होते हैं उनको वहाँ भेजा जाता है। तो मुझे भी आर्मी हेडक्वार्टर बुलाया गया, मैं भी गया, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन मेरे को ड्रॉप कर दिया गया, मुझे अब्रॉड नहीं भेजा गया। उसके पीछे रीज़न यही था कि आई वॉज द जूनियर मोस्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम एंड दे सेड वी कैन नॉट सेंड सच अ जूनियर ऑफिसर टू रिप्रेजेंट इंडियन आर्मी। ठीक है यार, उनका लॉजिक है भाई, अब वो जनरल लोग हैं, अब मैं क्या कर सकता था। एनी हाउ बोरिया बिस्तरा लेकर के हम डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन चले गए
तो मुझे ही लगा क्योंकि मैं टॉपर हूँ तो मुझे शायद वहाँ कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा, अकोमोडेशन अच्छी मिलेगी या कुछ और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वहाँ मुझे सबसे वर्स्ट अकोमोडेशन मिली बिकॉज़ आई वाज़ द बेबी ऑफ द कोर्स। मैं उस कोर्स में सबसे जूनियर ऑफिसर था और मेरे को सबसे वर्स्ट अकोमोडेशन मिली रहने के लिए। मैंने कहा यार ये ऊपर वाला क्या करता है ना, पहले मुझे ये फीलिंग दी कि तेरा एग्ज़ाम पास नहीं होगा, फिर ये फीलिंग दी कि तेरे कारण शायद कोई कैजुअल्टी हो गई है, फिर अचानक से मेरे को ऊपर चढ़ा दिया कि यू आर द टॉपर। फिर मेरे को इंटरव्यू के लिए भेजा गया कि तुम्हें अब्रॉड भेजा जाएगा स्टाफ कॉलेज करने के लिए, 1 साल का कोर्स होता है ये। चलो वो नहीं हुआ और अब मुझे वर्स्ट ऑफ द अकोमोडेशन में डाल दिया गया बिकॉज़ आई एम द जूनियर मोस्ट। एनी हाउ मेरे में एक ही कीड़ा था मेहनत करने का, मैंने छोड़ा नहीं। 1 साल के बाद में जब रिजल्ट आया, आई टॉप दैट कोर्स ऑल्सो। ओके, ये कहानी मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। हाँ, उसका रिजल्ट मिलने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे ना कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग इन माई बेस्ट, पब्लिक ओपिनियन पे नहीं जाओगे, तो ट्रस्ट मी, आपका जो हार्ड वर्क है वो कभी ना कभी विल डेफिनेटली पे यू। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।